ठीक है सर, अब स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, कल हम लोग कुछ इंडक्टर से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे। आज कुछ और बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है सर? इसका जो बेसिक डेफिनेशन है उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये होता क्या है? होता है, इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इन विच टोटल चार्ज स्टोरेज मान लेते हैं कितना चार्ज स्टोर हो रहा है। क्यू चार्ज स्टोर हो रहा है। टोटल चार्ज स्टोरेज is directly proportional to applied voltage। यानी ये भी किसी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें जो टोटल चार्ज स्टोरेज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड वोल्टेज का। जैसे आप यहाँ पर समझिए, जैसे मान लीजिए एक हम दो इलेक्ट्रोड कंसीडर कर रहे हैं। एक एक इलेक्ट्रोड है, एक है दूसरा इलेक्ट्रोड है। हम लोग दो इलेक्ट्रोड कंसीडर किए और यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड में हम लोग कुछ वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं। यानी इसको एक बैटरी से हम लोग कनेक्ट कर दे रहे हैं। सिंपली इस तरह से एक बैटरी से इसको हम लोग कनेक्ट कर दे रहे हैं। इस तरह जैसे ही एक बैटरी से इस इलेक्ट्रोड को हम लोग कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड पर क्या हो जाएगा? कुछ चार्ज स्टोर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज स्टोर हो रहा है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज हो रहा है। यानी टोटल चार्ज स्टोरेज कितना है? टोटल चार्ज स्टोरेज ऑन इलेक्ट्रोड, टोटल चार्ज स्टोरेज यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कितना है? ये है क्यू कूलम। ठीक है, तो इस मटेरियल में ये जो टोटल चार्ज स्टोरेज है यहाँ पर क्यू कूलम, ये क्यू जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है। अगर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी का हो किसी भी मटेरियल में, तो इस मटेरियल के प्रॉपर्टी को हम लोग कहेंगे कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस यानी यहाँ पर कुछ कैपेसिटेंस फॉर्म होगा, यहाँ पर कुछ कैपेसिटेंस फॉर्म होगा और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी। सी क्या है? एच कैपेसिटेंस। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट ध्यान में रखना सर, इसका यूनिट होता है फैराड। ठीक है, अब इसको अगर नोट करना है आप नोट करते चलिए। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना है कैपेसिटेंस क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इन विच टोटल चार्ज स्टोरेज Q is directly proportional to applied voltage V। ये है applied voltage V। क्या? अब देखिए यहाँ पर Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V का। अगर यहाँ से हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करें तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। उसी कांस्टेंट को हम लोग कहेंगे कैपेसिटेंस। एक कांस्टेंट लगा दिए। सी। सी क्या है? सी एक कांस्टेंट है, तो हम लोग कहेंगे कैपेसिटेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को बस आप लोग ध्यान रखिएगा कि टोटल चार्ज स्टोरेज ऑन इलेक्ट्रॉन Q इक्वल टू C इंटू Q इक्वल टू कितना होगा? C इंटू। अब यहाँ पर देखिए कैपेसिटर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपेसिटर को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है कैपेसिटर, इसके क्रॉस हम मान लेते हैं वोल्टेज कितना है? V वोल्ट है। और कितना करंट आ रहा है इसमें, इस कैपेसिटर में? मान लेते हैं करंट I इंटर हो रहा है। तो I इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग? I इक्वल टू होता है C dV बाई dt। I इक्वल टू C dV बाई dt। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको भी याद रखना है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैपेसिटर में करंट कितना होगा। आई क्या है? आई है करंट इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में कितना करंट होगा? आई इक्वल टू C dV बाई dt।
ठीक है सर। इसको नोट करते हुए चलिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या याद रखना है। तो पहला पॉइंट याद रखना है, a capacitor also stored energy। कैपेसिटर भी एनर्जी को स्टोर करके रखता है। किस तरह की एनर्जी को कैपेसिटर स्टोर करता है उसको ध्यान में रखना है। तो कैपेसिटर स्टोर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, स्टोर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगा? तो जो एनर्जी किसी भी वोल्टेज वेव के साथ एसोसिएटेड होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। यानी एनर्जी एनर्जी एसोसिएटेड विथ वोल्टेज, is called electrostatic energy। जो एनर्जी वोल्टेज के साथ एसोसिएटेड होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहेंगे। कितना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला भी याद रखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो कैपेसिटर स्टोर करता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी 1/2 CV²। इस फॉर्मूला को भी हम लोग हमेशा याद रखेंगे। 1/2 CV²। तो यहाँ पर क्या क्या हम लोग देखते हैं फॉर्मूला। नोट पॉइंट 1, PV इक्वल टू CV। कैपेसिटर में कितना करंट होगा? इक्वल टू CdV/dt। और कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को E से रिप्रेजेंट करेंगे। कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगा कैपेसिटर में? 1/2 CV²। यहाँ से 3 फॉर्मूला मिला, इस तीनों फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे इस तरह से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको नोट किए सर आप लोग? आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रह सकते हैं, फिर आप लोग को नोट्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा अगर स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया। अब चलिए देखिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि कोई भी एलिमेंट सीरीज में कब कनेक्टेड होगा और कैसे कनेक्टेड होगा और पैरेलल में कैसे कनेक्टेड होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, यानी रेसिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। रेसिस्टर, तो देखिए ध्यान से, एक सेकंड सर आप। रेसिस्टर सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी रेसिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होगा उसको कैसे पहचानेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखिए सीरीज में पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, आप करंट को चेक कीजिए। अगर किसी दो एलिमेंट में करंट सेम है तो हम लोग कहेंगे वो एलिमेंट किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड। यहाँ पर देखिए मैं लिख दे रहा हूं, इफ करंट in two element is same, element is same, then it will be in series connection। किसमें होगा? सीरीज कनेक्शन में होगा। यानी सीरीज कनेक्शन में क्या याद रखना है कि जो एलिमेंट में करंट होगा वो करंट सेम होगा। सीरीज कनेक्शन में जो एलिमेंट होगा उस एलिमेंट में करंट हमेशा सेम रहेगा। कैसे? ये मान लीजिए कि रेसिस्टर है, एक रेसिस्टेंस R1 है,
एक दूसरा रेसिस्टेंस R2 है, एक तीसरा रेसिस्टेंस है R3। इसी तरह से नंबर ऑफ रेसिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है। अब देखिए, अगर मैं कहूं कि करंट आई यहाँ पर फ्लो कर रहा है, करंट आई, तो यही करंट फ्लो करके इस रेसिस्टेंस में भी आएगा आई, इस रेसिस्टेंस में भी आएगा आई, यानी तीनों रेसिस्टेंस में करंट सेम करंट फ्लो कर रहा है। इसलिए इस तीनों रेसिस्टेंस को क्या कहेंगे, ये किसमें कनेक्टेड है, ये तीनों रेसिस्टेंस कनेक्टेड है सीरीज में, ये सीरीज में कनेक्टेड। अब जब 3 रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, यानी टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यहाँ पर कितना होगा। तो देखिए, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन, इन सीरीज कनेक्शन उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर ई से। क्या होगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज कनेक्शन में, आर ई इक्वल टू जितना भी रेसिस्टेंस ये सीरीज में कनेक्टेड है सबका को आप ऐड कर जोड़ते हुए चले जाइए तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिल जाएगा। तो कितना होगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह से मान लीजिए कि n रेसिस्टेंस कनेक्टेड है सीरीज में, तो कहां तक चले जाएंगे हम लोग, n Rn। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक बनता है उसको ध्यान देना है, क्या, इफ all the resistance is same, अगर सारा रेसिस्टेंस सेम हो, जैसे नेट मान लेते हैं R1 इक्वल है R2 के, R2 इक्वल है R3 के, डॉट 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 ए इक्वल है Rn के, और सबका वैल्यू इक्वल है R ओम के। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता, रेसिस्टेंस का यूनिट होता ओम, रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर अगर सेम रेसिस्टेंस है, इन रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है और सबका वैल्यू है R ओम, तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा, R, R1 के जगह पे R रख दीजिए, R2 के जगह पे R रख दीजिए, R3 के जगह पे R रख दीजिए, डॉट 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 Rn के जगह पे R रख दीजिए। तो R ओम का इन रेसिस्टर कनेक्टेड है तो सबका सम कितना के इक्वल होगा, n इंटू R, यानी जो R इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा n इंटू R। तो इस फॉर्मूला को याद रखना कि अगर n इक्वल रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, n इंटू R। n क्या है, n है नंबर ऑफ रेसिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, n is number of resistor connected in series। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आया, समझना नहीं है बताइए कि यहाँ तक क्लियर है, याद रहेगा सर। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम कैसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए, एक लिखे हुए हैं देखिए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाइए सर जी तेजी से, ये सब आसान टॉपिक सब जानता है जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहा होगा। सर मैं बताऊं कि मेरे माइंड में कम से कम 10 से 20 हजार क्वेश्चन है, मैं 7-8 साल से यही काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोग को कौन सा क्वेश्चन कराना शुरू करूँ, मैं केवल यहाँ पर जो बेसिक थ्योरी पॉइंट है उसको पढ़ाऊंगा। अगर क्वेश्चन में करवाने लगूं तो कितना क्वेश्चन करवाऊंगा और क्या करवाऊंगा, मैं एक समुद्र में से हम क्या क्या करवाएंगे बताइए। तो जितना भी थ्योरेटिकल पॉइंट है हम उसको केवल करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन अगर मैं करवाने लगूं तब तो फिर हो गया, आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन भी कुछ करेंगे लेकिन
पहले कुछ थ्योरी पढ़ने के बाद, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ भी पता नहीं है। अगर कुछ पता है तब तो ठीक है, तो फिर यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर कुछ पता है तो, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही पता करना है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर मैं इलेक्ट्रिकल पढ़ाने लगूं तो सब ऊपर ऊपर बाउंस करेगा। आप ही मुझे सिविल नहीं पढ़ा सकते, मैं आपको इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़ा सकता। चलिए, नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए सर, क्वेश्चन भी करवाएंगे लेकिन पहले थोड़ा बेसिक पढ़ लीजिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे पहचानेंगे हम लोग कि कोई एलिमेंट कनेक्टेड है? तो देखिए, अगर दो एलिमेंट का एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम हो तो हम लोग कहेंगे कोई एलिमेंट किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड। तो देखिए, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इफ एंडिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट of two element is same, then this element will be in parallel combination। अगर दो एलिमेंट जो कनेक्टेड है उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अगर दो एलिमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट अगर सेम हो तो हम लोग क्या कहेंगे कि दोनों एलिमेंट किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। जैसे देखिए, ये एक रेसिस्टेंस है, मान लीजिए रेसिस्टेंस है R1 और एक दूसरा रेसिस्टेंस है R2। इस तरह से कनेक्टेड है, इस तरह से कनेक्टेड है। स्टार्ट और रेसिस्टेंस R2 भी कहां से स्टार्ट हो रहा है? रेसिस्टेंस R2 वाला वायर देखिए यहीं से स्टार्ट हो रहा है, यानी दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। R1 देखिए, R1 मान लेते हैं एंड यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे R1 एंड हो रहा है, तो ये R2 भी कहां पर आके एंड हो रहा है? यहीं पर एंड हो रहा है। ये दो रेसिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये है एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। ये दोनों पॉइंट सेम है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, ये किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड। इसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ध्यान से आप लोग, जैसे मान लीजिए कि नंबर ऑफ रेसिस्टर है यहाँ पर, इस तरह से नंबर ऑफ रेसिस्टर है R1 R2 R3 डॉट डॉट डॉट। मान लेते हैं कि इन रेसिस्टर कुछ इस तरह से कनेक्टेड है यहाँ पर, इन नंबर ऑफ रेसिस्टेंस। ये इन नंबर ऑफ रेसिस्टेंस किसमें कनेक्टेड है? ये पैरेलल में कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिलेगा हमें, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वो कितना के इक्वल होगा ये पता करना है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा 1/R इक्वल टू, वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/Rn। इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का यहाँ पर रिलेशन निकालेंगे, और इस रिलेशन को याद रखना है आपको। इस रिलेशन को हम लोग याद रखें। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि सारे रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम इक्वल, ठीक है, इफ ऑल द रेसिस्टेंस इज सेम, अगर सारा रेसिस्टेंस यहाँ पर सेम है, जैसे R1 इक्वल हो R2 के, R2 इक्वल हो R3 के,
और ये सब इक्वल हो R ओम के, तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा यहाँ पर? तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग लिखेंगे R/N ओम, R/N ओम, इस तरह से। इस फॉर्मूला को भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। R इज इक्वल टू R/N ओम। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ पर फॉर टू रेसिस्टर, इसको भी ध्यान रखिएगा, इससे आसानी से वैल्यू निकल जाता। फॉर टू रेसिस्टर, अगर मान लेते हैं कि दो रेसिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड, जैसे ए है R1 और ए है R2, इस तरह से दो रेसिस्टर पैरेलल में, तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग लिखेंगे, ये कितना के इक्वल लिखेंगे? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ से R इक्विवेलेंट हम लोग क्या लिखेंगे? R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, कितना हम लोग लिखेंगे? इस तरह से R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R। तो देखिए आप लोग, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इस सब पर बेस्ड कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, एग्जाम में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कर रहा है कि ए 20 रेसिस्टर, a 20 resistor of 80 ohm is connected in parallel, then find equivalent resistance। तब आपको बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ये पहला क्वेश्चन कि 20 रेसिस्टर है, यानी 20 रेसिस्टेंस को, जिसका वैल्यू एक एक रेसिस्टेंस का 80 ओम, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन बताइए क्या होगा। कितना ओम का रेसिस्टेंस है? एक एक रेसिस्टेंस 80 ओम का है, और कितना नंबर है रेसिस्टेंस का? 20 है, n इक्वल टू 20 रखेंगे, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यहाँ पर कितना आ जाएगा? R/N, कितना? R80/N 20, यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना? 4 ओम। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा यहाँ पर? 4 ओम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, आप लेकर रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ए कॉइल ऑफ 100 टर्न, a coil of 100 turn carry a 2 ampere current, which produces 4 milliweber flux, then find self inductance of coil, कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा आपको निकालना। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, बताइए आंसर क्या होगा। यही सब क्वेश्चन आता है जनरली।
बताइए सर आप लोग आंसर इसका। एक कॉइल है जिसका नंबर ऑफ टर्न है 100, 2 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है और प्रोड्यूस कर रहा है 4 मिलीवेबर फ्लक्स। तब आपको बताना फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, यानी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा। इसका आंसर बताइए आप लोग। कितना होगा सर आंसर? आंसर बताइए। देखिए यहाँ पर क्या कोई आंसर बता रहा है क्या? कोई नहीं बता रहा। देखिए कल हम लोग क्या देखे थे कि कोई क्वाइल है, क्वाइल का नंबर ऑफ टर्न एन, फ्लक्स पर यूनिट टर्न, एक टर्न में कितना फ्लक्स आई, और यहाँ पर करंट कितना आई। तो क्वाइल का इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस कितना आता था, फॉर्मूला में लिखवाया था एन फाइव बाई आई। तो एन कितना है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न है 100, नंबर ऑफ टर्न कितना गिवन है 100, फ्लक्स कितना गिवन है 4 मिलीवेबर, 4 मिलीवेबर। मिलीवेबर को अगर वेबर में कन्वर्ट करें तो 10 टू द पावर माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2 एम्पियर। वो कर दीजिए कितना आ जाएगा 50, 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्यू 100, इतना आएगा सेल्फ इंडक्टेंस एल का वैल्यू। यानी एल कितना के इक्वल आया बोलिए 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्यू, यानी 200 10 टू द पावर माइनस क्यू के जगह पर क्या लिखेंगे मिली हेनरी, यानी 200 मिली हेनरी, इतना इंडक्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ए कॉइल ऑफ 100 टर्न, 100 टर्न produces 4 milliweber flux, produces 4 milliweber flux, and current in coil, change from 0 to 2 ampere, 0 to 2 ampere in time 0 to 4 second, in time 0 to 4 second. Then find voltage drop across inductor। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। क्या होगा बताइए। कोई बता पाएगा? तो देखिए जो वोल्टेज ड्रॉप होता है क्रॉस इंडक्टर कितना के इक्वल होता है, वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस इंडक्टर E is equal to L di by dt। सेम डाटा है जो पिछला क्वेश्चन में था। एल कितना आ गया था हमारा, एल मिला हुआ था हम लोगों को 2 मिली हेनरी इंडक्टेंस का वैल्यू। तो
V इक्वल टू कितना, L का वैल्यू रख दीजिए 200 मिली हेनरी, यानी 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस q di बाई dt। di का मतलब क्या है, चेंज इन करंट। करंट कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 0 से 2 एम्पियर, यानी चेंज कितना है, 2 एम्पियर का चेंज है। तो यहाँ पर डी आई की जगह पर 2 लिखेंगे। डी टी कितने टाइम में करंट चेंज हुआ, 4 सेकंड में, यानी टाइम कितना चेंज हुआ डी टी 4 सेकंड। तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 मिली वोल्ट। इतना आ जाएगा आंसर। ठीक है सर। तो देखिए जितना भी पढ़े हैं उस पर बेस्ड इस तरह का क्वेश्चन बनता है और इसी तरह का क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, तो इसको बस इतना ध्यान में रखिए, काफी है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनाने की भी जरूरत नहीं है। एक चलिए थोड़ा सा और एक दो छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हैं यहाँ पर। जैसे सोर्सेस, सोर्स कौन कौन सा होता है, वैसे तो सोर्स का लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है, बट तो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, छोटे मोटे एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन। वो क्या होता है, देखिए दो तरह का सोर्स, एक तो होता है वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स, और दूसरा होता है करंट सोर्स। ये जो दोनों सोर्स होता है, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, ये दो तरह का होता है। ये दो तरह का होता है, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। एक तो होता है आइडियल सोर्स, आइडियल सोर्स, और दूसरा होता है प्रैक्टिकल सोर्स। एक आइडियल सोर्स हम लोग कंसीडर करते हैं और एक कंसीडर करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल सोर्स। ठीक है, तो जैसे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कहीं पर दिखाना हो, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ये है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। देखिए जैसे इस तरह का कोई एक सोर्स है हमारे पास, वोल्टेज सोर्स, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वोल्टेज सोर्स को। ये है वोल्टेज सोर्स। अगर ये प्रैक्टिकल सोर्स है तो इसका कुछ ना कुछ अपना इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ अपना इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, आर इंटरनल। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है तो इट हैज इंटरनल रेसिस्टेंस, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस होगा आर इंटरनल। ये आर इंटरनल जीरो नहीं होगा, यानी कुछ ना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। अगर कहीं पर लिखा है आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, तो ये आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, तो एक ऐसा सोर्स जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो। हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, तो जीरो होता है। जैसे इस तरह का कोई सोर्स हो, इसको हम लोग कहेंगे आइडियल सोर्स। ये आइडियल है क्योंकि इसका इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है जीरो। और ए वाला सोर्स क्या है, प्रैक्टिकल सोर्स, प्रैक्टिकल सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो। ठीक है, नेक्स्ट वन आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स, जैसे देखिए करंट सोर्स को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है करंट सोर्स, इसको क्या कहेंगे, एक करंट सोर्स है। ठीक है, अगर
अगर करंट सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस इनफाइनाइट हो तो वैसे करंट सोर्स को हम लोग कहेंगे आइडियल करंट सोर्स। यानी इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा इसका, बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, तो आप कहेंगे इनफाइनाइट होता। तो ए है आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स। दूसरा प्रैक्टिकल करंट सोर्स। प्रैक्टिकल करंट सोर्स इसका इंटरनल रेसिस्टेंस इनफाइनाइट ना हो, जैसे इस तरह का करंट सोर्स अगर कहीं एक करंट सोर्स यहां पर है रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस, यानी जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस इनफाइनाइट के इक्वल ना हो, इनफाइनाइट ना हो, उसको क्या कहेंगे, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस इनफाइनाइट हो। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखना है आपको। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट में इसको कहते हैं के लॉ। इसका केवल एक स्टेटमेंट याद रखना है आप लोगों को, इसमें क्या होता है। अगर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाने लगे फंस जाइएगा, एग्जाम में भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ, के लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ क्या होगा, देखिए फर्स्ट पॉइंट इसमें याद क्या रखना है, किरचॉफ्स लॉ इट हैज दो तरह का किरचॉफ लॉ होता है। एक होता है केवीएल, एक होता है केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और दूसरा होता है केसीएल किरचॉफ करंट लॉ। तो केवीएल क्या होता है, केसीएल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझें। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी केवीएल क्या होता है। तो इसमें पहला पॉइंट याद रखना है कि केवीएल is related to कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत फेमस पॉइंट है, हमेशा आते रहता है एग्जाम में कि केवीएल जो है एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू केवीएल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी या फिर इसी को पावर भी कह सकते हैं। टोटल एनर्जी और पावर generated in any circuit is equal to the total energy consumed, total energy or power consumed by that circuit, consumed by that circuit। यानी जितना एनर्जी कोई भी सर्किट जनरेट करेगा उतना ही एनर्जी उस सर्किट में क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा। तो अकॉर्डिंग टू केवीएल
टोटल वोल्टेज जनरेटेड, total voltage generated in any circuit, in any circuit is equal to the total voltage, equal to the total voltage consumed by that circuit. यानी ध्यान दीजिए, कितना वोल्टेज सर्किट में जनरेट होगा उतना ही वोल्टेज सर्किट में क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मिला जुला के जो टोटल सम ऑफ वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सम ऑफ वोल्टेज इन एनी सर्किट, इन एनी सर्किट विल बी जीरो। यानी केवीएल क्या कहता है, सम ऑफ वोल्टेज इन एनी सर्किट विल बी इक्वल टू। तो ये जितना भी पॉइंट लिखे हैं सारे पॉइंट को आप लोग को याद रखना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। नेक्स्ट होता है सर किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल। इसमें एक और पॉइंट याद रखिएगा कि अगर किरचॉफ वोल्टेज लॉ में हम लोग ओम्स लॉ को ऐड कर दें तो इसी को हम लोग कहते हैं मेश एनालिसिस, मेश एनालिसिस, मेश एनालिसिस। अनदर है किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। देखिए ये क्या होता है, इसमें पहला पॉइंट हम लोग याद रखेंगे कि केसीएल is related to the conservation of charge। केसीएल किस चीज से रिलेटेड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड। केसीएल रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू केसीएल, केसीएल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू केसीएल, अकॉर्डिंग टू केसीएल सम ऑफ टोटल करंट incoming at any junction is equal to the sum of total current outgoing from that junction। यानी किसी भी जंक्शन पॉइंट पर जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा, ये सिंपल होता है केसीएल। तो इसको कैसे लिखेंगे, सम ऑफ टोटल करंट आई इनकमिंग at any junction is equal to sum of total current I outgoing from that junction। यानी जितना करंट आएगा उतना ही करंट चला जाएगा। तो जंक्शन पर कितना करंट होगा टोटल, वो जीरो होगा, जितना करंट आया उतना चला गया। यानी जंक्शन पर सम ऑफ टोटल करंट एट एनी जंक्शन, किसी भी जंक्शन पर जो टोटल करंट होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही होता है केसीएल। ये 3-4 पॉइंट है अबाउट द केसीएल, इसको याद रखना है, ठीक है।
तो देखिए अब कुछ चीजें थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ताकि कुछ क्वेश्चन बनाया जाए केवीएल और केसीएल पर बेस्ड। ठीक है, तो समझाने के लिए मैं आप लोगों के लिए अलग से तरीका अपनाता हूं ताकि आप लोग आसानी से समझ के काम कर लें। ऐसे मान लीजिए कि कोई एक वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस वी, अगर इस वोल्टेज सोर्स में करंट आई हम लोग माइनस से इंटर कराएं तो यहाँ पर भी को हम लोग प्लस भी लिखेंगे, भी को क्या लिखेंगे, प्लस भी लिखेंगे। इसी तरह से अगर किसी वोल्टेज सोर्स में हम लोग करंट पॉजिटिव से इंटर कराएं, प्लस से करंट को इंटर कराएं तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस जी। ठीक है, नेक्स्ट वन, अब देखिए जितना भी ड्रॉप होगा आर एल सी में तो सारे ड्रॉप को आंख बंद करके निगेटिव लेना है। ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, टेक टेक आर एल सी ड्रॉप नेगेटिव व्हेन इक्वेशन इज लेफ्ट ऑफ जीरो। इसका मतलब क्या है ये थोड़ा देर के बाद बताएंगे। यानी अभी ऐसे समझना है कि जितना भी रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर में ड्रॉप होगा वो सारे ड्रॉप को हम लोग निगेटिव मान के चलेंगे जब इक्वेशन को जीरो के लेफ्ट में लिखेंगे तब। जैसे ये कोई रेसिस्टर है, इसके ड्रॉप को भी हम लोग क्या मान के चलेंगे, नेगेटिव। कितना ड्रॉप होगा यहाँ पर रेसिस्टर में, कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर। कितना वोल्टेज ड्रॉप रेसिस्टर में, इंडक्टर में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, इंडक्टर एल है, वोल्टेज भी है, इंडक्टर में कितना वोल्टेज ड्रॉप करंट आई आ रहा है, V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ये सबको नेगेटिव लेना है इस वोल्टेज ड्रॉप को जब जीरो के लेफ्ट में इक्वेशन लिखेंगे तब। ठीक है, कैसे लिखेंगे वो मैं समझाऊंगा, इसको पहले देखिए आप लोग। जैसे एक सिंपल सा सर्किट में बना रहा हूं, देखिए जैसे यहाँ पर है प्लस माइनस 10 वोल्ट और ये है रेसिस्टेंस आर, 2 ओम का एक रेसिस्टेंस है। अब इस डायरेक्शन में हमें करंट निकालना है। बताइए करंट आई इस लूप में क्या होगा, ये एक लूप है, एक लूप बन रहा है ना, इस लूप में करंट आई क्या हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे। केवीएल क्या कहता, अकॉर्डिंग टू केवीएल सम ऑफ टोटल वोल्टेज जीरो। किसी भी लूप में, किसी भी सर्किट में टोटल वोल्टेज का जो सम होगा वो जीरो होगा। ठीक है, तो देखिए यहां से यहाँ पर टोटल वोल्टेज इस लूप में होगा क्या, क्या होगा टोटल वोल्टेज। पहले करंट देखिए, करंट आई इस डायरेक्शन में है, करंट आई इस तरह से फ्लो कर रहा है इस लूप में, करंट आई। अब इस वोल्टेज सोर्स में करंट कहां से इंटर हो रहा है, वोल्टेज सोर्स में करंट इंटर हो रहा है माइनस से। जब माइनस से करंट इंटर होगा तो क्या लिखेंगे, +10। अब आगे आ जाते हैं, इसके बाद क्या है, 2 ओम का रेसिस्टेंस है। अब रेसिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, कितना होगा, आई इंटू आर। आई इंटू आर कितना है, 2 ओम। ये है रेसिस्टिव ड्रॉप। रेसिस्टिव ड्रॉप को हमेशा क्या लिखना है, माइनस लिखना है। यही मिलेगा टोटल वोल्टेज, किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। यानी जीरो के लेफ्ट में इक्वेशन लिख रहे हैं ना, तो जो रेसिस्टेंस में ड्रॉप है 2 इंटू आई, आई इंटू आर, उसको लेना है माइनस। रेसिस्टिव ड्रॉप, इंडक्टिव ड्रॉप, कैपेसिटिव ड्रॉप, तो आप माइनस ले लें। तो यहाँ पर 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा,
2 इंटू आई, तो आई इजकल टू कितना 10/2 यानी 5 एम्पियर, इतना करंट आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे है, प्लस माइनस 10 वोल्ट माइनस प्लस 4 वोल्ट, और यहाँ पर है 4 ओम, और सीरीज में ऐसे लगा हुआ है 2 ओम। अब बताइए यहाँ पे करंट आई कितना होगा, ये बताना है करंट आई कितना होगा। फाइंड करंट आई। करंट आई यहाँ पर कितना है? 1। कितना आएगा सर? 1 एम्पियर आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर करंट आई इस तरह से फ्लो कर रहा है, ये है करंट आई ऐसा, इस तरह से। देखिए समझिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा, पहला सोर्स में देखिए करंट आई कहाँ से इंटर कर रहा, प्लस से, तो कितना वोल्टेज लिखेंगे? -4 लिखेंगे। फिर आगे चलिए, दूसरे वाले सोर्स में कहां से करंट इंटर कर रहा है? माइनस से इंटर कर रहा है, तो इसको लिखेंगे +10। ठीक है, अब फिर आगे आ जाइए, आगे आइए, इस 4 ओम रेसिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? आई इंटू आर। आई इंटू आर क्या है? 4, तो 4 इंटू आई। 2 ओम में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? आई इंटू आर यानी 2 इंटू आई। तो टोटल वोल्टेज कितना मिला हम लोग को? टोटल वोल्टेज मिला -4 ए +10, और रेसिस्टिव ड्रॉप 4i 2i, इसको माइनस लेना है। -4i -2i इज इक्वल टू 0, यानी ये 6 -6i इज इक्वल टू 0। तो i इज इक्वल टू कितना? 1 एम्पियर। i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर आ जाएगा। बात पता चला सर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। जैसे इस तरह का कोई सर्किट है, ±10 वोल्ट, यहाँ पर एक 2 ओम का रेसिस्टेंस है, यहाँ पर एक 4 ओम का रेसिस्टेंस है, और यहाँ पर एक 1 ओम का रेसिस्टेंस है, और यहाँ पर है ±2 वोल्ट। इस लूप में करंट I1 है, और इस लूप में कुछ इस डायरेक्शन में करंट I2 है। हमें निकालना है फाइंड I1 एंड I2। I1 और I2 का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर कितना लूप है? 2 लूप है, ये है लूप 1, ये है लूप नंबर 2। लूप नंबर 2। अब हमें केवीएल लगाना है लूप 1 में, और केवीएल लगाना है लूप 2 में। तो केवीएल लगाने से पहले हर एक एलिमेंट में आप करंट मार्क कर दीजिए।
ठीक है। तो फॉर लूप वन में लूप वन के लिए सबसे पहले देखेंगे, लूप टू को भूल जाएंगे। तो लूप वन के सारे एलिमेंट में करंट मार्क कीजिए। देखिए यही है I1, यहां भी आ रहा I1। अब लूप कंप्लीट कैसे होगा? इस तरह से मेरे पेन को देखिए, ऐसे हम लोग जाएंगे, यानी लूप वन को देखें तो लूप कंप्लीट कैसे होगा? 4 ओम में कैसे आना पड़ेगा? कुछ इस तरह से आएंगे लूप वन को देखते हुए, तभी जाकर लूप कंप्लीट होगा। तो ये जो 4 ओम का रेसिस्टेंस है ये मिडिल में, इसमें करंट कितना होगा बताइए? ये 4 ओम का रेसिस्टेंस में कितना करंट होगा? जैसे यहाँ पर देखिए ये है 4 ओम का रेसिस्टेंस, लूप वन से कितना करंट आ रहा है इसमें? लूप वन से करंट I1 ऐसे आ रहा है क्या? देखिए लूप वन से करंट इस तरह से आ रहा है I1, और लूप टू से कैसे आ रहा है? लूप टू से करंट I2 ऐसे आ रहा है। तो हमें लूप वन के लिए ऊपर से नीचे आना है। लूप वन के लिए कैसे आना है? ऊपर से नीचे, तभी जाके लूप कंप्लीट होगा। तो ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे क्या लिखेंगे हम लोग? आएंगे तो नेट करंट कितना होगा? I1 माइनस I2 होगा कि नहीं होगा? यानी लूप वन अगर हम लोग बनाए, केवल लूप वन, देखिए लूप वन ऐसे बनेगा, प्लस माइनस 10 वोल्ट, ये है 2 ओम और ये है 4 ओम। इस तरह से करंट कितना है? इधर से करंट I1 है, करंट I1, करंट I1, लेकिन इसमें कितना करंट आएगा? 4 ओम में कितना आएगा? I1 माइनस I2। यही होगा कि नहीं होगा लूप वन? बोलिए लूप वन यही होगा। इसमें करंट 4 ओम में कितना आएगा? ऊपर से नीचे I1 माइनस I2। समझ में आ रहा है सर? ऊपर ऊपर जा रहा है बताइए आप लोग, बोलिए एक बार, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ जी सर, I1 3 एम्पियर, I2 2 एम्पियर। अरे वाह सर वाह सर, चलिए इतना आप लोग इतना जानते हैं ना, ये बहुत है। इससे ज्यादा टफ सर्किट बनाने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा आता भी नहीं है एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए यहां से आप केवीएल अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई कीजिए केवीएल। 10 वोल्ट में करंट कहां से इंटर हो रहा है? माइनस से इंटर हो रहा है। माइनस से करंट इंटर होगा तो क्या लिखेंगे? प्लस 10 लिखेंगे। यहाँ पर 2 ओम में कितना ड्रॉप होगा बोलिए? I इंटू आर, यानी 2 इंटू I1। ये 4 ओम में कितना ड्रॉप होगा? I इंटू आर। I क्या है 4 ओम में? I1 माइनस I2 इंटू 4। केवीएल अप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पर वोल्टेज कितना? प्लस 10। 2 ओम में कितना ड्रॉप? 2 I1 माइनस लगा देंगे। 4 ओम में कितना ड्रॉप? I1 माइनस I2 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें हम लोग, 10 इज इक्वल टू माइनस 2 I1 माइनस 4 I1 माइनस 6 प्लस 6 I1, और यहाँ पर प्लस 4 I2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 4 I2। यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगा 6 I1 माइनस 4 I2 इज इक्वल टू 10। ये बना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लूप 2 के तरफ। लूप 2 को देखिए, कहाँ से रेज होगा? अब देखना है लूप 2। लूप 2 को कैसे देखेंगे? देखिए लूप 2 कैसे कंप्लीट होगा? इस तरह से मेरे पेन को देखिए, यानी 4 ओम में जो करंट है वो लूप 2 के लिए नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो नीचे से ऊपर की तरफ कितना करंट? I1 तो ऐसे आ रहा है, I2 ऐसे आ रहा है, ऊपर की तरफ कितना जाएगा? I2 माइनस I1।
तो लूप 2 को अगर बना लें 4 ohm 1 ohm एंड 2 वोल्ट, तो लूप 2 ए है 4 ohm, ए है 1 ohm और ए है 2 वोल्ट। केवीएल अप्लाई कीजिए। देखिए यहाँ पे करंट I2 है, I2, इधर भी करंट है I2, लेकिन इसमें कितना करंट जा रहा है 4 ohm में, I2 माइनस I1। अप्लाई कर दीजिए केवीएल। यहाँ पे ड्रॉप कितना होगा 4 ohm में, यहाँ पे ड्रॉप 4 I2 माइनस I1 होगा। 1 ohm में कितना ड्रॉप होगा 1 इंटू I2 होगा, और इस 2 वोल्ट में प्लस से करंट इंटर हो रहा है, जिसको क्या लिखेंगे -2। आप लिख दीजिए, ये रेसिस्टिव ड्रॉप है ना, इस रेसिस्टिव ड्रॉप के जगह पर -4 I2 माइनस I1, ये भी रेसिस्टिव ड्रॉप है, इसके जगह पर -I2 -2 = 0, यानी कितना आ जाएगा -4I2 और -I2 -5I2 + 4I1 = 2। ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन मिला हम लोगों को, इक्वेशन 1 मिला एंड इक्वेशन 2 मिला। दोनों को सॉल्व कर लेंगे। कितना आया था सर आंसर I1 एंड I2? देख लीजिएगा जो भी आंसर आ जाए। चलिए सर, अब ये बंद भी हो जाएगा। अब हम लोग कल फिर मिलेंगे 5 PM पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही आप लोगों को। कल होगा क्लास? क्या सर? कल होगा क्लास? बोल रहे हैं कि फ्री वाला कल नहीं होगा। हाँ सर, ये तो हम नहीं जानते हैं। कल वैसे संडे है और मैं जहाँ पर पढ़ा रहा हूँ इंस्टीट्यूट से ना, वहाँ पर कल ऑफिस बंद होगा। कल देखेंगे, अगर ऑफिस खुला रहेगा तो कल क्लास होगा। और फ्री वाला देख लीजिएगा आप लोग क्या है, ठीक है। फ्री वाला आज ही तक के लिए था, ठीक है। अच्छा, तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लीजिए, बाकी कल से जो क्लास होगी वो पेड वाले के लिए, ठीक है। देख लीजिए सर आप लोग, ठीक है, इनको भी ज्वाइन करना है सर, कर लीजिए। और ये हम लोग बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत काम की चीजें पढ़ लेंगे। मैक्सिमम कोशिश होगा हम लोग का 80-90%